हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि आपका इतिहास का पहला अध्याय है। हम लोग जो है पहले आपको पूरे थ्योरी को अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरे चैप्टर को समझाएंगे कि आखिर क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतिहास को जो है बोरिंग सब्जेक्ट समझने लगते हैं। बट ऐसा नहीं है, हम आपको इतने मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे, पूरे बायोग्राफी को, पूरे कहानी को समझाएंगे। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, सेम आप वैसे ही जो है हिस्ट्री को भी पढ़ने वाले हैं। बस थोड़ी सी आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो ये जो है आपका पहला अध्याय है, जैसे आप देख सकते हैं, जिसका नाम यूरोप में राष्ट्रवाद है। चलिए, इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास का इंग्लिश क्या होता है, हिस्ट्री आप सबको पता ही होगा। तो हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, जो कि है हिस्टोरिया। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री शब्द है वो कहां से लिया गया है, हिस्टोरिया से लिया गया है। और हिस्टोरिया जो है वो एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, पूछताछ या वास्तविक रूप से घटित होने वाला तथ्य। अब जैसे अगर हमको आपका इतिहास के बारे में पता करना है, आपका हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, आप अभी जैसे 10th क्लास में आए हैं, तो अगर आपका हमको इतिहास पता करना है कि भाई आप इतना कमजोर कैसे हैं या फिर आप इतना तेज कैसे हैं, तो आपका इतिहास हमको कैसे पता चलेगा। आपके मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, आपके दोस्तों से पूछना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपके बारे में पूछताछ करना पड़ेगा, है ना। तो हिस्ट्री जो है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है पूछताछ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री का मतलब होता है पूछताछ। ठीक है, अब डेफिनेशन को देखिए, परिभाषा को देखिए। इतिहास वह समय है जो बीत चुका है, बिल्कुल सही बात है, वो तो बीत चुका है ना, बिल्कुल पास्ट में है। तो इतिहास वह समय है जो बीत चुका है, लेकिन इस बीते समय में कुछ घटित हुआ है, उसके कुछ अंश या प्रमाण लिखित और मौखिक रूप से मौजूद है। कहने का मतलब है इतिहास वह समय है जो कि बीत चुका है, लेकिन उस बीते समय में कुछ ऐसा घटित हुआ है जो कि अभी हाल ही में लिखा हुआ है, कुछ अंश में या कुछ प्रमाण ऐसा है जो कि लिखा हुआ है। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ है, तो भाई यूरोप में जो राष्ट्रवाद, कैसे कैसे राष्ट्रवाद फैला यूरोप में, तो वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ना, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं। अगर नहीं रहता तो नहीं पढ़ते, बहुत सारी चीजें जो नहीं लिखी हुई है तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इतिहास वह चीज है, वह समय है, वह बीता हुआ समय है जो कि कहीं पे लिखा हुआ है, कुछ अंश या फिर कुछ ऐसा जगह जहां पर लिखा हुआ है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि अतीत में घटित घटनाओं का विवरण जो है उसी को इतिहास बोलते हैं। ठीक है, इतिहास का पिता कौन है, अगर आपको पूछा जाए कि फादर ऑफ हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता कौन है, तो आपको बोलना है हेरोडोटस। क्या है, हेरोडोटस। ठीक है, तो हेरोडोटस जो है वो इतिहास का पिता है, फादर ऑफ हिस्ट्री है, इसे ही कहा जाता है। इसी ने जो है हिस्ट्री शब्द के बारे में सबसे पहले दुनिया को बतलाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो पहला अध्याय है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी को शुरू करने जा रहे हैं। बस आप दिल थाम के बैठ जाइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो देखिए, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यूरोप तो एक महादेश है, टोटल 7 महादेश है। एशिया जैसे है, यूरोप है, तो उसी तरीके से एक यूरोप है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यूरोप में आकर राष्ट्रवाद फैला कैसे। उससे पहले देखते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अपने देश के प्रति जो आप प्यार करते हैं, जो प्रेम करते हैं, उसी को राष्ट्रवाद बोला जाता है। आप अपने देश के प्रति प्यार करते हैं, इसी को राष्ट्रवाद बोला जाता है। ठीक है, तो अपने देश के प्रति प्रेम या प्यार को राष्ट्रवाद कहते हैं, या ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि लोगों में एकता की वाहक बनती है, यानी कि अपने देश से जब हम लोग, जब देश की बात आती है तो हम लोग एक हो जाते हैं। तो यही जो है एक प्रकार का राष्ट्रवाद है। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रवाद का थोड़ा सा परिभाषा। राष्ट्रवाद की भावना जो है वो यूरोप के लोगों में तो बहुत ही पहले से पनप रहा था, लेकिन जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद जो ये भावना है वो विशाल रूप ले लिया। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना है वो यूरोप के लोगों में, यूरोप के वासियों में बहुत ही दिनों से, कई दिनों से पनप रहा था, बहुत ही सालों से, बहुत ही वर्षों से। लेकिन जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई, उनके बाद ये जो भावना है, राष्ट्रवाद की भावना, ये विशाल रूप ले लिया और बहुत ही तेजी से फैलने लगा। ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति बोल दे, या फ्रांसीसी क्रांति बोल दे, या फ्रांस की क्रांति बोल दे, ये तीनों एक ही चीज है। कब हुआ था, 1789 को। ठीक है, तो फ्रांस की राज्य क्रांति और नेपोलियन के आक्रमणों ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो एक तो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसकी वजह से तो यूरोप की राष्ट्रवाद की भावना, अच्छा राष्ट्रवाद की भावना का मतलब यानी कि हम लोग जो अपने देश के प्रति प्यार करते हैं, जो राष्ट्रवाद होता है, तो पहले के लोगों में नहीं था। लेकिन 1789 की क्रांति पहले के लोगों में था, लेकिन इस चीज को जाहिर नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब 1789 की क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति, उनके बाद ये जो भावना है वो काफी उग्र रूप ले लिया और बहुत ही तेजी से फैलने लगा। पहला, दूसरा, जब नेपोलियन आक्रमण किया, तो जब नेपोलियन आक्रमण किया, अत्याचार किया, तो इससे भी लोग जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की तरफ आने लगे, है ना। राष्ट्रवाद की भावना में और ज्यादा विकास होने लगा।
अब हम लोग यहाँ से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब आपको समझ में आ गया, और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 1789 के बाद जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी के बाद राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ, और उन्हीं के बाद यूरोप में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे राष्ट्रवाद फैला, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, किसका क्या क्या भूमिका रहा है, गैरीबाल्डी वगैरह सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। यहीं से आपका चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से शुरुआत होता है। सबसे पहले देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन की क्या भूमिका रहा, है ना। आखिर यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला तो उसमें नेपोलियन की भूमिका क्या रहा, तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। उन्होंने विजय राज्यों में नेपोलियन संहिता लागू किया, यानी कि जब वो 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना तो उसके बाद जहां पर भी उन्होंने शासन किया तो वहां पर उन्होंने जो है नेपोलियन संहिता लागू किया, मतलब वो एक अपना कानून लागू किया जिसको वो खुद के नाम से रखा गया, जिसका नाम क्या है, नेपोलियन संहिता। ठीक है, तो जहां पर वो राज करते थे, जहां पर वो जीत हासिल किए, तो वहां पर उन्होंने अपना कानून लागू किया जिसका नाम है नेपोलियन संहिता। और उन्होंने जो है विशेषाधिकार कानून को समाप्त कर दिया और कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार दिया। विशेषाधिकार मतलब क्या हो गया, जैसे कोई अगर बड़ी जाति है तो उनको ज्यादा छूट, कोई छोटी जाति है उनको कम छूट, किसी को ज्यादा किसी को, मतलब सबके लिए अलग अलग। तो इस चीज को जो नेपोलियन है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। उनके बाद सबको कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार दिया, कोई भी ऊपर नहीं कोई भी नीचे नहीं, सब बराबर, सबको बराबर का अधिकार दिया। ठीक है, फिर आगे देखिए, उन्होंने यानी कि नेपोलियन ने जो है जर्मनी और इटली के राज्यों को वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। ठीक है, तो नेपोलियन जो है जर्मनी को भी और इटली को भी एक वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा, पहले उन लोगों का कोई जर्मनी यहां तक था, कभी बोलता था यहां तक था, तो इन लोगों को एक रूपरेखा प्रदान किया कि यहां तक जर्मनी यहां तक इटली। ये कौन किया था, ये जो है नेपोलियन किया था, जिससे क्या हुआ, इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण होना एक प्रकार का रास्ता खुल गया कि हाँ अब शायद लग रहा है कि इटली और जर्मनी का जो है एकीकरण हो सकता है। ये किसकी वजह से लगना शुरू हुआ था, नेपोलियन की वजह से। ठीक है, समान प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था लागू की गई, इससे तानाशाही के विरुद्ध आवाजें उठने लगी, इससे राष्ट्रवाद की भावना को काफी बल मिला। अतः नेपोलियन की मृत्यु के बाद यूरोप की विजयी शक्ति ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। देखिए लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने जो है जर्मनी और इटली का जब एकीकरण किया, मतलब कि जब एक प्रकार का हम बोल सकते हैं सीमा खींचा, लाइन खींचा कि यहाँ तक जर्मनी रहेगा यहाँ तक इटली रहेगा, तो इससे लोगों को लगा कि नहीं अब जो है इटली और जर्मनी का जो है एकीकरण हो जाएगा। ये नेपोलियन के समय से ही लोगों को लग रहा था। ठीक है, तो जब ये ऐसा लगा तो फिर इससे क्या हुआ, जो भी तानाशाही, जहां भी तानाशाह था तो वहां पर जो है इनके विरुद्ध, यानी कि जहां पर भी तानाशाह, जहां भी राजा थे तो उन लोगों के खिलाफ आवाज उठने लगी और बोला कि नहीं यहाँ पर भी अब राष्ट्रवाद होना चाहिए, यहाँ पर भी अब कानून लागू होना चाहिए, अब तानाशाह वाला जो शासन है वो नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल नेपोलियन की वजह से हुआ था। लेकिन अंत में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। फिर उनके बाद जो भी उनकी शक्तियां थी वो कहां पर आ गई, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है। तो वहीं पे जो है 1815 ईस्वी में ये सारा जो शक्ति है नेपोलियन का वो एकत्र हो गई, यानी कि जमा हो गई। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन की क्या भूमिका रहा। अगर आपको पूछे तो आपको ये पूरा आंसर को लिख देना है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं मेटरनिक युग। अब नेपोलियन के बाद मेटरनिक आया था, आप सबको पता ही होगा, हो सके तो आप लोग एक कॉपी में लिस्ट में लिख दीजिएगा। सबसे पहले नेपोलियन की भूमिका पढ़ते हैं, नेपोलियन क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। नेपोलियन संहिता लागू किया, सब कानून के समय सबको बराबर का अधिकार दिया। उनके बाद इटली और जर्मनी की का जो है एक प्रकार का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि एक रूपरेखा उन दोनों को दिया, जिससे कि उन लोगों का एकीकरण का रास्ता जो है वो खुल गया। तो ये लिखने के बाद फिर आपको आना है, उनकी मृत्यु के बाद फिर आया मेटरनिक। अब मेटरनिक जो है थोड़ा सा बुरा शासक होता है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, और पूछा भी जाता है। चलिए, सन 1815 ईस्वी में, क्योंकि आप सबको पता है 1815 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गई, तो उनके बाद सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया की चांसलर मेटरनिक ने किया। ध्यान दीजिएगा, अब वियना जो है वो क्या है, ये चीज, वियना जो है राजधानी है किसका, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है और ऑस्ट्रिया ये अलग है। ठीक है, चलिए, तो सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है वो कौन किया, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर का नाम क्या है, मेटरनिक, जो कि क्या था, एक घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति ने मिलकर संपूर्ण यूरोप में शांति स्थापित करना चाहता था, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है। यानी कि 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है वियना सम्मेलन। तो ये भी पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 ईस्वी में। और ये वियना सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन कर रहा था, मेजबानी का मतलब क्या होता है, जैसे एक होता है मेहमानी, एक होता है मेजबानी।
तो मेजबानी को बोला जाता है घर वाले को, ठीक है। और मेहमानी होता है जो बाहर से आता है, जैसे हम अगर आपके वहाँ भोज मेहमान मतलब कि आपको अगर खाने के लिए जाएंगे तो हम हो गए मेहमान, ठीक है। और आप घर वाले हैं तो आप हो गए मेजबान, ठीक है। तो क्योंकि ये जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था, वियना में हुआ था। और वियना कहाँ पर है, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया में है। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर वो तो वहीं का है ना, तो वो हो गया मेजबान, ठीक है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो कि क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी था। और इस सम्मेलन में कौन कौन आया था, तो ब्रिटेन भी आया था, रूस भी आया था, पर्सा भी आया था और ऑस्ट्रिया भी आया था, ठीक है। और इन लोगों ने मिलकर के जो है पूरे यूरोप में शांति स्थापित करना चाहता था, लेकिन नेपोलियन का जो युद्ध है उन्होंने समाप्त कर दिया था, ठीक है। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो कि फ्रांस की क्रांति की देन थी, यानी कि 1789 की जो क्रांति हुई थी जहां से गणतंत्र और प्रजातंत्र ये दोनों वर्ड आया था, उनका विरोध किया और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना किया, है ना। यानी कि ये सम्मेलन जो है वो बहुत ही खराब हुआ। इन लोगों ने मिलकर के जो है गणतंत्र प्रजातंत्र सारी चीजों को समाप्त कर दिया और फिर से पुरातन व्यवस्था यानी कि वही तानाशाही व्यवस्था को फिर से लेके आ गया, है ना। और मेटरनिख व्यवस्था का ये उद्देश्य ही था कि पुनर्स्थापना हो जाए किसका, पुरातन व्यवस्था का, यानी फिर से वही व्यवस्था होना चाहिए, वही सिस्टम होना चाहिए, वही राजा का बेटा राजा बनेगा, कुछ इस प्रकार का जो है फिर से कौन लाना चाहता था, मेटरनिख लाना चाहता था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। और यही वियना सम्मेलन जब 1815 ईस्वी में हुई थी तो नेपोलियन युग का पूर्ण रूप से अंत हुआ। नेपोलियन सबको बराबर का अधिकार दिया था, इसको भी खत्म कर दिया। नेपोलियन के द्वारा जितना भी अच्छा काम किया गया था सारे को खत्म करके मेटरनिख ने जो है फिर से पुरातन व्यवस्था का यानी कि जो पहले चलता था फिर से वैसे ही शुरू कर दिया, है ना। और 1789 की जो क्रांति हुई इसमें जो गणतंत्र और प्रजातंत्र जो आया था उनको भी खत्म कर दिया। तो जैसे हमने आपको अभी बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो फैला तो वो कैसे फैला, तो एक फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी 1789 में और एक नेपोलियन आक्रमण किया था। तो ये दोनों की वजह से राष्ट्रवाद का भावना जो बहुत ज्यादा पनपा लोगों के अंदर, लेकिन ये जो मेटरनिख आया ये दोनों को खत्म कर दिया। 1789 जो भी बदलाव हुए थे क्रांति से उसको भी खत्म कर दिया और नेपोलियन की मृत्यु के बाद उनके द्वारा जो भी काम किया गया था नेपोलियन के द्वारा उनको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये तो चलो खत्म किया पुरातन व्यवस्था का स्थापना किया, लेकिन और क्या किया आगे देखिए। मेटरनिख इटली पर अपना प्रभाव कायम रखने के लिए इटली को कई भागों में विभाजित कर दिया। जैसे हमारे अंग्रेज आया था तो यहाँ पर शासन करने के लिए, भारत में शासन करने के लिए उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाया, सभी को डिवाइड एंड रूल यानी कि सबको पहले बांटा और फिर शासन किया, है ना। तो सेम मेटरनिख जो है वो खुल्लम खुल्ला ऐसा ही कर रहा था। मेटरनिख जो है इटली पर अपना प्रभाव कायम रखने के लिए इटली को जो है कई भागों में बांट दिया, एकदम अलग अलग भागों में बांट दिया, विभाजित कर दिया। सबसे पहले क्या किया, सिसिली और नेपल्स का जो जगह है वो दे दिया बुर्बो वंश के सम्राट जो कि है फर्डिनेंड, ठीक है। तो सिसिली और नेपल्स की जगह हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सिसिली और नेपल्स की जगह जो है सिसिली और नेपल्स को किसको दे दिया, बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उसके आसपास के जो राज्य है वो किसको दे दिया, पोप को दे दिया, ठीक है। रोम और उसके आसपास के राज्य को पोप को दे दिया। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया। एक लोम्बार्डी और वेनेशिया जो था वहां पर खुद ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया। उसके बाद परमा, मोडेना और टस्कनी ये जो प्रांत थे वो किसको मिल गया, हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया, ठीक है। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार रहा, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि ये जो जगह बांटा, दो जगह फर्डिनेंड को दे दिया, रोम और उसके आसपास का जगह पोप को दे दिया, तो ये सारा जगह मतलब कि टोटल 39 भाग में बांट दिया, किसको, इटली को, और सॉरी जर्मनी को। तो जर्मनी में टोटल 39 रियासत में उसको संघ कायम रहा जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली किसका अधिकार रहा, ऑस्ट्रिया का, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अभी इटली और जर्मनी दोनों को साथ में पढ़ते हुए जा रहे हैं तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग को सिर्फ ये समझना है कि लोग शासन करने के लिए जो है यानी कि मेटरनिख शासन करने के लिए इटली को कई भागों में बांट दिया, जैसे हमने आपको बताया कि किसको किसको दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, आप लोगों ने देखा कि जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार रहा। उसके बाद मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की और मेटरनिख तो पहले इटली में पुरातन व्यवस्था की स्थापना किया ही किया, उनके बाद वो फ्रांस भी आ गया और वहां पर भी उन्होंने जो है पुरातन व्यवस्था यानी कि फिर से वही तानाशाही सिस्टम को शुरू कर दिया। इस तरीके से वियना सम्मेलन की प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं रही, ठीक है। और इस तरीके से प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विजय तो हुआ, सब लोग मिलकर के अपने आप का जश्न तो मनाए, लेकिन ये जश्न जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहा, ठीक है। अब आगे देखिए, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पहले की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना।
उसने फ्रांस की हालत को देखो और समझा और प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक चलता रहा। लेकिन चार्ल्स 10 के शासनकाल में इसमें कुछ बदलाव हुए, जिसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। अब आगे यहाँ पर क्या कहा गया कि ये जो चीज है सबसे पहले ज्यादा दिन तक नहीं रहा। उनके बाद फ्रांस में जो वेना व्यवस्था था, उनके क्रांति के पहले की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बोर्बोन राजवंश पुनः स्थापित किया गया और लुई 18वां जो है वो बना फ्रांस का राजा, लुई 18वां। ठीक है, और उसने फ्रांस की हालत को देखा और समझा और फिर जो है उन्होंने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य, प्रतिक्रियावादी जैसे मेटरनिक वो क्या था, प्रतिक्रियावादी था, नेपोलियन वो क्या था, सुधारवादी था, लेकिन ये जो है इन दोनों के बीच में सामंजस्य करके एक अलग से कोई चीज का स्थापना करना शुरू किया और इसी उद्देश्य से उन्होंने जो है 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र पर संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए। ठीक है, जो कि 1848 ईस्वी तक चलता रहा। लेकिन चार्ल्स 10 के शासनकाल में इसमें कुछ बदलाव हुए, जिसका परिणाम में क्या हुआ, 1830 की क्रांति हुई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो जुलाई 1830 की क्रांति है वो क्या है, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ। पूछा जाता है आपको कि भाई जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, इसका कारण क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ। उसी तरीके से सन 1848 ईस्वी की क्रांति क्या है, इसका कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। उनके बाद फिर हम लोग देखेंगे इटली के एकीकरण, फिर इटली का एकीकरण थोड़ा सा खत्म होने के बाद फिर हम लोग जाएंगे जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी वगैरह का क्या क्या भूमिका रहा वो भी हम लोग इसी अध्याय में देखते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति क्या है पूछा जाता है आपको, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको यही चीज हूबहू लिख देना है। ठीक है, देखिए चार्ल्स 10 जो है वो एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, तो चार्ल्स 10वां वो क्या था, एक निरंकुश और एक प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश का मतलब किसी पर रहम नहीं करने वाला। ठीक है, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। तो चार्ल्स 10 जो है फ्रांस में जो राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जो पनप रही थी, बहुत ज्यादा जो विशाल रूप ले रहा था, इनको दबाने का काम कौन किया, चार्ल्स 10, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रतिक्रियावादी क्रूर शासक था, बहुत ही खराब शासक था। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, और ये चार्ल्स 10 जो है एक शासक तो था ही, लेकिन इन्होंने जो है एक आदमी को राजा बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, जिसका नाम है पोलिग्नेक। लेकिन ये पोलिग्नेक जो है ये भी क्या था, प्रतिक्रियावादी ही था। ठीक है, जैसे चार्ल्स 10 एक प्रतिक्रियावादी था, वैसे ही सेम टू सेम ये यानी कि पोलिग्नेक जो है वो भी क्या था, प्रतिक्रियावादी था। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। और ये जो क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा कौन, उदारवादियों ने, यानी कि जो क्रांति कर रहे थे। उनके बाद चार्ल्स 10 ने जो है इस विरोध के प्रतिकार स्वरूप 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। उनके बाद चार्ल्स 10 क्या किया कि ये जो उदारवादी जब लगा, उदारवादियों को यानी कि लोगों को जब लगा कि भाई चार्ल्स 10 जो है मनमानी कर रहा है, ये तो कुछ से कुछ किए जा रहा है, तो उनके बाद चार्ल्स 10 को ऐसा लगा कि मतलब लोगों को ऐसा लगा मनमानी किया जा रहा है, तो उन लोगों ने जो है क्या किया, एक प्रकार का सोच सकते कि वो आंदोलन करने का कुछ ना कुछ अपनाया होगा। तो चार्ल्स 10 जो है इसी प्रक्रिया को समझा कि नहीं, ये कुछ ना कुछ गलत करने जा रहा है। तो चार्ल्स 10 क्या कर दिया, 4 कानून को लागू कर दिया। और इस 4 कानून को लागू करने के बाद लोगों का गला घोटने का प्रयास किया। एकदम समझिए कि उन लोगों का एक तरीके से मौत आ गया। ठीक है, इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। और ये जो अध्यादेश था, ये जो कानून लागू किया गया था चार्ल्स 10 के द्वारा, इसी के विरोध में ध्यान रखिएगा, विरोध में, ठीक है, पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध जो है वो शुरू हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ध्यान आपको रखना है कि भाई चार्ल्स 10 जो है कुछ प्रतिक्रियावादी शासक था। उन्होंने जो है राष्ट्रीयता की जो भावना जो पनप रहा था फ्रांस में, उसको दबाने का काम किया कौन, चार्ल्स 10। फिर एक तो चलो दबाया, उनके बाद एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जिसका नाम है पोलिग्नेक। और पोलिग्नेक भी जो है क्या था, एक प्रतिक्रियावादी था। बस लोग जो है इसको समझा कि भाई ये तो षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं हम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ रच रहा है। चार्ल्स 10 जो है सोचा कि नहीं, ये लोग कुछ और हम लोगों के बारे में सोच रहा है। फिर एक और 4 कानून लेके आ गया। पहले तो भाई तुम खुद निरंकुश, फिर तुम एक राजा लेके आ गए, फिर तुम पता नहीं क्या क्या कर दिए, जो राजा भी लेके आए गलत लेके आए, फिर तुम 4 कानून लागू कर दिए, बिना काला कानून जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसी के विरोध में लोगों ने जो है पेरिस में क्रांति शुरू कर दी है और इसी को ही हम लोग बोलते हैं जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जून मतलब कि 28 जून को शुरू हुआ था
और जुलाई में ही ज्यादातर चला था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। अब परिणाम क्या हुआ था इनका, ये जो क्रांति हुई उनके बाद परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम हुआ कि चार्ल्स डच जो था वो फ्रांस की राजगद्दी को छोड़कर के इंग्लैंड भाग गया, ठीक है, और बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया और उनके बाद जो बुर्बो वंश का शासन था वो खत्म हो गया। अब इसके स्थान पर आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई और इसके शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी, ठीक है। और इनके बाद जो है किसको सौंपी गई गद्दी, आर्लियंस को, किसको, आर्लियंस को, और ये फिर लोगों के समर्थन के साथ ही बना था, लोग जो है इनको बनाए थे, ठीक है। अब 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या क्या पड़ा ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया, यानी कि 1789 की जो फ्रांसीसी की क्रांति था और उसमें जो लोगों ने सीखा था, यानी कि कोई भी क्रांति का कुछ ना कुछ मकसद होता है ना कोई क्रांति जो है हम लोगों को कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है, ठीक है। तो 1789 की जो क्रांति थी जिससे हम लोगों को जनतंत्र और लोकतंत्र के बारे में पता चला था, ठीक है, गणतंत्र जनतंत्र के बारे में पता चला था, तो फिर कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया था। लेकिन जब 1830 की क्रांति हुई तो फिर से जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो भी सिद्धांत था वो फिर से जिंदा हुआ, फिर से पुनर्जीवित हुआ और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को बेबुनियाद कर दिया और वियना कांग्रेस का जो भी उद्देश्य था उनको पूरे तरीके से खत्म कर दिया। वियना कांग्रेस यानी कि वही मेटरनिख युग वाला जो था उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसका प्रभाव जो है वो पूरे यूरोप में पड़ा और सभी यूरोपीय राष्ट्रों ने राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग उत्तम किया, ठीक है। इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा और सभी यूरोप राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग उत्तम किया। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए, ठीक है। तो आपको जो है 1830 की क्रांति का प्रभाव में ये सारा लाइन लिख देना है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, ऐसे ही पढ़ाई करनी है तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। और हिस्ट्री जो है वो कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, आपको सच में मजा आएगा। चलिए अब हम लोग जो है ये जो आपका 1848 ईस्वी की क्रांति है इनको हम लोग नहीं तो पार्ट 2 में पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसी में पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ देते हैं, ठीक है। 1848 की क्रांति ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी खत्म कर देते हैं। उनके बाद फिर जो है पार्ट 2 में हम लोग इटली के एकीकरण से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए अब 1848 ईस्वी की क्रांति क्या है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको सेम टू सेम यही आंसर लिख देना है। देखिए, लुई फिलिप जो है वो एक उदारवादी शासक था। लुई फिलिप वो भी क्या था, एक उदारवादी शासक था, ठीक है। उसने अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया और वो उनके जो विरोधी थे लुई फिलिप के, उनको वो खुश करने के लिए एक मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन कर दिया, लागू कर दिया एक कानून। और 1840 इसमें उन्होंने जो है गीजो नाम का एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। देखिए, उन्होंने पोलिग्नेक को बनाया था, चार्ल्स डच, और ये जो है किसको बनाया, ये गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। कब बनाया, 1840 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो गीजो है वो क्या था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था, बहुत ही खराब शासक था ये भी, बहुत ही क्रूर, ठीक है, बहुत ही निर्दयी। तो ये जो है कट्टर प्रतिक्रियावादी था, वो किसी भी तरह के वैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था, ठीक है। और ये जो गीजो है एक तो कट्टर प्रतिक्रियावादी था ही था, उसके साथ ये कोई भी वैज्ञानिक है ना भाई, साइंस के क्षेत्र में भी कितना दुनिया आगे जा रहा है, लेकिन ये आदमी जो है वो वैज्ञानिक में ना जाना चाहता था, ना सामाजिक में, ना आर्थिक, कोई चीज का सुधार, सभी चीज का ये विरोध में था कि ये क्या है, बेकार है, छोड़ो इनको, मतलब इस प्रकार का कट्टर था, मतलब कि इस प्रकार का खराब शासक था, ठीक है। फिर लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ में रखा। देखिए गलती कितना किया, विरोधियों को खुश करने के लिए एक गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया जो कि बहुत ही खराब शासक था। फिर उनके बाद जो पूंजीपति है, जैसे आज के दिन आप जैसे देखते हैं कि बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ लोग जो है घूमते हैं, बड़े बड़े नेता का जो संबंध है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ होता है। क्यों होता है, क्योंकि उन लोगों से उनको जब इलेक्शन वगैरह का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं पैसा मिलता है ना। तो लुई फिलिप ने भी जो है क्या किया, जो भी पूंजीपति वर्ग थे, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनको जो है अपने साथ में रखा। उसे किसी भी तरह का विदेश नीति नहीं आती थी, ठीक है, किसको, गीजो को। तो गीजो को जो है किसी भी तरह का विदेश नीति नहीं आती थी, उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, जिसके कारण भूखमरी एवं बेरोजगारी व्यापक होने लगी, जिसके वजह से गीजो की आलोचना होने लगी, ठीक है। तो गीजो के पास ना कोई विदेश नीति था, ना कोई सुधार का कोई कार्यक्रम था, ना कोई प्रोग्राम, मतलब कि कोई प्लानिंग था, कुछ भी नहीं था। और लोग जिसके कारण भूखमरी और बेरोजगारी की वजह से क्या कर रहे थे, मर रहे थे। इस कारण जो है बहुत ज्यादा जब ऐसा होने लगा तो लोग जो है गीजो के खिलाफ उठ खड़े हुए, ठीक है, गीजो की आलोचना करने लगे। उनके बाद सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और फिर 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ दिया और इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। तो सुधारवादियों ने जो है 22 फरवरी 1848 को पेरिस में क्या बनाया, थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया और जगह जगह अवरोध लगाए गए। फिर 24 फरवरी को लुई फिलिप जो है, लुई फिलिप कौन था, जो शासक था, उन्होंने गद्दी छोड़ के भाग गया और इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया, इंग्लैंड, ठीक है। उनके बाद
इसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष से ऊपर के वयस्क को मताधिकार प्राप्त हुआ और काम के अधिकार की गारंटी दी। ठीक है, नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा किया, 21 वर्ष से जिसका भी ज्यादा है, जो भी जवान हो गए 21 वर्ष के बाद हो गए, उनको वोट देने का भी अधिकार मिला, गारंटी दी गई और उन लोगों को एक प्रकार का बोल सकते हैं कि काम करने का अधिकार, काम के अधिकार यानी कि काम भी उन लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा गारंटी दिया। फिर उनके बाद गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों के नेता लुई बला था। ठीक है, गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? लामार्टिन, और सुधारवादियों का नेता कौन था? लुई बला। दोनों के बीच बहुत ही जल्द मतभेद शुरू हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। ठीक है, दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गया जिससे कि लुई नेपोलियन फ्रांस का जो है क्या बना? सम्राट बना। तो चीजें आपको समझ में आ गई कि 1848 ईस्वी की क्रांति क्या क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि इनका प्रभाव क्या क्या पड़ा, थोड़ा सा है, देख लीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहला प्रभाव है इस क्रांति से फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ। यानी कि जो पुरातन व्यवस्था था, यानी कि तानाशाही वाला जो था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये जो कानून है वो खत्म हुआ। ठीक है, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड इस क्रांति से प्रभावित हुए। समझ रहे कितना? पूरा यूरोप लगभग, इटली भी, जर्मनी भी, ऑस्ट्रिया भी, हॉलैंड भी, स्विट्जरलैंड भी, डेनमार्क भी, स्पेन भी, पोलैंड भी, आयरलैंड भी, इंग्लैंड भी, सभी लोग जो है इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को, यानी कि जो मांगों था इटली और जर्मनी के एकीकरण का, जो एक प्रकार का कहना कि लोग बोल रहे थे, अब इनको और एक प्रकार का ताकत मिल गया और इनका मांग और ज्यादा होने लगा, है ना। इटली का एकीकरण होना चाहिए, जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए, इनका मांग और ज्यादा होने लगा। ठीक है, अब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे इटली का एकीकरण के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो पार्ट 2 आपको देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, 10 क्लास का जो है हम लोग बिल्कुल नया चैनल को शुरुआत किए, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आपको पूरे तरीके से बहुत ही मजे के साथ पढ़ाते हैं, बहुत ही एक एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये चैप्टर का पूरा थ्योरी करने के बाद, एक्सप्लेनेशन करने के बाद, इसका जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको करेंगे, फिर जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उनको करेंगे। उनके बाद ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग आपको पूरे क्लास 10 की तैयारी कराएंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें आप लोग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सारे दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त है, छोटे भाई हैं, बहन है, जो भी है, प्लीज उनको शेयर करें ताकि वो जो है अच्छे से तैयारी कर पाए। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।